ठीक है, पवित्र या पैगंबर के कार्यों तथा सिद्धांतों का यह क्या कहलाता था? हदीस कहलाता था। इज्मा क्या कहलाता था? इज्मा जो इसकी व्याख्या करने वाले, ठीक है, इसका कुरान और हदीस की व्याख्या करने वाले जो धर्मशास्त्री होते थे, वो धर्मशास्त्री मुजतहिद कहलाते थे। मुजतहिद, यह मुजतहिद के द्वारा, ठीक है, इसकी जो व्याख्या दोनों की होती थी, कुरान और हदीस की, वह क्या थी? इज्मा कहलाती थी। आप आगे लिख लीजिएगा कि मुजतहिद यानी कि इस्लामी धर्मशास्त्री द्वारा जो हदीस या कुरान की व्याख्या की जाती थी, वह इज्मा कहलाती थी। और उसके बाद कयास क्या होता था? तर्क के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता था, ठीक है, उसको जब कानून में शामिल किया जाता था तो वो क्या कहलाता था? कयास कहलाता था। ये 4 प्रकार के आपके कानूनों के निर्माण में 4 प्रकार की ये सहायता ली जाती थी, ठीक है। जो मुसलमान होते थे उन्हें एक सामान्य कानून इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता था। जो हिंदू लोग होते थे उनके लिए कानून होता था देश का कानून, वो देश का कानून कहलाता था। और देश का कानून, यहाँ देश से अर्थ मत लीजिएगा, यहाँ स्थानीय कानून जो होते थे, ठीक है। और मुसलमान हिंदुओं के मामले में वो कोशिश करते थे कम से कम हमारा हस्तक्षेप रहे, ठीक है। वो अपने न्याय शास्त्र के अनुसार से अपनी व्यवस्था करते थे, अपने न्याय को संपन्न करवाते थे, ठीक है। ये 2 प्रकार के आपके कानून थे। इसके बाद आपका सैन्य प्रशासन आ जाए। सैन्य प्रशासन, ठीक है। सैन्य प्रशासन की शुरुआत कहाँ से होती है? जरा देखिए कि इल्तुतमिश के शासनकाल में गुलामों को, दासों को वो अपनी सेना में भर्ती करते थे, ठीक है। तो जो उनकी एक व्यक्तिगत छोटी सी सेना होती थी, उसे क्या कहा गया था? हश्म ए कल्ब, ठीक है। जो उनकी व्यक्तिगत सेना थी छोटी सी, ठीक है, उसको हश्म ए कल्ब कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद बलबन के शासनकाल तक आते आते एक सेना का विभाग गठित किया गया जिसे दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज या अर्ज कहलाता था, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि सैन्य विभाग का गठन किस सुल्तान ने किया था, ठीक है। तो आप उसका उत्तर क्या लगाएंगे? बलबन ने। इस विभाग का गठन किसने किया? बलबन ने। लेकिन इसको अस्थायी रूप, संगठित रूप किसने प्रदान किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सैन्य विभाग का उसने गठन तो किया था, लेकिन उसको एक व्यवस्थित स्वरूप किसने प्रदान किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कार्य क्या किया सैन्य से संबंधित? इसने यहाँ पर जो घोड़े रखे जाते थे, घोड़ों को दागने की व्यवस्था, दागने की प्रथा, ये किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को इसलिए दागा जाता था कि यह क्लियर होता था, उस पर शाही दाग होता था, उससे क्लियर किया जाता था कि यह घोड़ा किसके पास है, ठीक है, और उस घोड़े का संरक्षक कौन है, ठीक है। एकदम क्लियर रहता था। पता चला कि उस घोड़े को किसी और को दे दिया जाता था तो ये घोड़ा एक ही रहता था और निरीक्षण के दौरान कोई और उसका इस्तेमाल करता था। इसलिए घोड़ों को दागने की व्यवस्था किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैन्य विभाग का गठन किसने किया? बलबन ने किया, ठीक है। इसके साथ जो प्रांत होते थे
प्रांतों की जिस सेना रहती थी उसे क्या कहलाती थी? ये हस्म ये अतरफ, ठीक। यानी कि केंद्र की सेना हस्म ये कल्ब कहलाती थी और प्रांत की सेना हस्म ये अतरफ कहलाती थी। सेना में कौन कौन सा वर्ग शामिल था? ठीक है, पहले तो मतलब कि कितने प्रकार की सेना थी? सेना एक पैदल थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना और गज सेना, ये 3 प्रकार की सेना यहाँ पर थी। ठीक है, अब सेना का जो गठन इसने किया था वो तुर्क मंगोल पद्धति पर किया था। ठीक है, तुर्क मंगोल, जब कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रशासन जो है भू राजस्व प्रशासन वो फारसी अरबी पद्धति पर और सैन्य प्रशासन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित है, यानी कि मंगोलों ने जिस प्रकार से सैन्य व्यवस्था किया था उसी प्रकार की सैन्य व्यवस्था इन लोगों ने भारत में आके की। ठीक है, अब उसमें क्या किया, सबसे जो छोटी टुकड़ी होती थी, ठीक है, सबसे छोटी टुकड़ी वह सरखेल कहलाती थी, सरखेल। ठीक है, इसमें जो है 10 सैनिक शामिल होते थे। ठीक, सरखेल। उसके बाद जो होती थी वो सिपह सालार, सिपह सालार, इसका प्रमुख क्या होता था? सिपह सालार। ठीक है, इस पे क्या होते थे? 100 सैनिक शामिल होते थे, 100 सैनिक, यानी कि 10 सरखेल के ऊपर एक सिपह सालार होता था। ठीक है, और उसके बाद आपका अमीर, जो पदनाम था वो अमीर, इसके अंतर्गत 1000 सैनिक होते थे। ठीक है, यानी कि 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर, और उसके बाद मलिक, मलिक, और इसके अंतर्गत 10 अमीर रहते थे, यानी कि 10,000 सैनिक इसके अंतर्गत रहते थे। और एक शब्द और मिलता है खान। ठीक है, लेकिन यह एक आदर सूचक शब्द के रूप में प्रमुख अधिकारी, जो सबसे प्रमुख अधिकारी रहता था वो खान कहलाता था। और इसके बाद सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? सुल्तान होता था। ठीक है, अब ये विभाजन आप जरा देख लीजिए, पुनः मैं बता रहा हूं कि सरखेल 10 सैनिकों के जो प्रमुख रहता था वो सरखेल कहलाता था, 100 सैनिकों का जो प्रमुख रहता था वो सिपह सालार कहलाता था, और 1000 सैनिकों का जो प्रमुख रहता था वो अमीर कहलाता था, और 10,000 सैनिकों का प्रमुख मलिक कहलाता था। ठीक है, और उसके बाद खान एक ऐसी पदवी थी जो प्रमुख का एक आदर सूचक शब्द कहा जाता था, और सर्वोच्च सेनापति का कार्य कौन करता था? सुल्तान करता था। ठीक है, ये हमारा सैन्य प्रशासन है। ठीक है, और इसी तरीके से जो घुड़सवारों का था, घुड़सवारों का जो प्रमुख होता था 10 घुड़सवारों का, उसको अमीर ए दह कहलाता था। इसके अंदर 10 घुड़सवार सैनिक होते थे। ठीक है, दूसरा अमीर ए सदा। ठीक है, इस पे 100 घुड़सवार होते थे, 100 घुड़सवार। उसके बाद अमीर ए हजारा, अमीर ए हजारा, इस शब्दों से ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। सदा से 100, दह से 10, हजारा से 1000। ठीक है, और उसके बाद अमीर ए तुमन, अमीर ए तुमन, ये 10,000। ठीक है, घुड़सवार, ये घुड़सवारों का डिवीजन हुआ, और वह किसका डिवीजन था? आपका पैदल सैनिकों का डिवीजन था। ठीक है, अमीर ए दह, अमीर ए सदा, अमीर ए हजारा, अमीर ए तुमन। और उधर क्या था? सरखेल, सिपह सालार और अमीर, और फिर मलिक, और फिर खान शब्द आदर सूचक, उसके बाद सुल्तान। ठीक है, ये आपका सैन्य प्रशासन है। ठीक है,
भूराजस्व प्रशासन में थोड़ा सा मैं कुछ और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो भू राजस्व वसूल किया जाता था, ठीक है, वह राजस्व कैसे वसूल किया जाता था, किस तरीके से उसका निर्धारण किया जाता था, ठीक है। उसकी तीन पद्धति प्रचलित थी। एक पद्धति ऐसी थी जो क्या कहलाती थी, बटाई, ठीक है। दूसरी पद्धति थी मशाहत, और तीसरी पद्धति थी मुक्तई, ठीक है। भू राजस्व निर्धारण के लिए ये तीन पद्धति प्रचलित। बटाई को पहले देख लीजिए। बटाई तीन प्रकार की थी। हम यहाँ बटाई को लेके चलते हैं। बटाई कितनी प्रकार की थी? तीन प्रकार की। तीन प्रकार। एक बटाई क्या कहलाती थी? खेत बटाई, खेत। दूसरी क्या कहलाती थी? लंक बटाई, लंक। और तीसरी है राशि बटाई, राशि बटाई। ये तीन प्रकार की थी। अब खेत बटाई को जरा समझिए। खेत बटाई क्या थी? जब फसल खेत में खड़ी रहती थी, यानी कि काटा नहीं जाता था, उसी समय भू राजस्व का निर्धारण कर लिया जाता था, ठीक। यानी कि फसल कटी नहीं रहती थी, खेत में रहती थी, तो भू राजस्व निर्धारित होता था। उसे क्या कहते थे? खेत बटाई, ठीक है। दूसरा लंक बटाई उसे कहते थे कि जब फसल को काट दिया जाता था, लेकिन उससे उसके भूसे को या उसके अपशिष्ट को अलग नहीं किया जाता था, तो वह लंक बटाई, यानी कि जब गट्ठर के रूप में केवल काट के बांध दिया जाता था। जैसे आप गेहूं को लीजिए, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। गेहूं है, गेहूं जब तक फसल खड़ी है, उसका निर्धारण कर दिया गया कि इसका इतना हम भू राजस्व वसूल करेंगे, वो क्या कहलाएगी? खेत बटाई कहलाएगी। लेकिन गेहूं को काट कर उसका गट्ठर बना दिया जाता है, उस समय जब निर्धारण किया जाता था तो लंक बटाई कहलाती थी। और उसके बाद जब गेहूं की मड़ाई हो जाए, भूसे को अलग किया जाए और दाने को अलग कर दिया जाता था, तो क्या कहलाती थी? रास बटाई कहलाती थी। करीब करीब सल्तनत के सभी सुल्तानों ने इसी प्रकार की भू राजस्व प्रणाली को अपनाया, सिर्फ दो को छोड़कर। फिर यहाँ पे दो आ गए, एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने किया कि मशाहत, ठीक। मशाहत यानी कि खेत की पैमाइश कराकर उसकी उपज को आधार बनाया गया, ठीक है। पैमाइश के द्वारा उसको भू राजस्व इकट्ठा किया गया, अनुमान के आधार पर नहीं। तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन और दूसरा मोहम्मद तुगलक, इन दोनों ने किया। और इन दोनों ने क्या किया कि 50% तक कर वसूला भू राजस्व। किससे? हिंदुओं से। खराज कितना? 50% तक। और शेष ने क्या किया? 1/3 भाग ही वसूलते थे। इसके साथ एक मुक्तई थी। मुक्तई यह राजस्व निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी। मिश्रित प्रणाली राजस्व निर्धारण, इसका प्रचलन बहुत कम था। प्रचलन सबसे ज्यादा किसका था? अनुमान के आधार पर जो था। और दो सुल्तानों ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने मशाहत के आधार पर निर्धारण किया। और इसके बाद सिकंदर लोदी ने भी भूमि की पैमाइश के लिए एक नया पैमाना जारी किया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया। गज ए सिकंदरी,
किसने जारी किया था? सिकंदर लोदी। ध्यान रखना ये सब आप, लोदी। और यह जो है 30 इंच के बराबर होता था। कितना? 30 इंच के बराबर। ठीक है, सिकंदर लोदी ने गज-ए सिकंदरी नामक एक नवीन पैमाना जारी किया। ठीक है, और अलाउद्दीन ने मशाहत के आधार पर प्रति बिश्वा उपज का निर्धारण कराया और उसके बाद इसने 50% लगान वसूल किया। इसके साथ साथ अलाउद्दीन ने 2 अन्य कर भी लगाए थे। एक कर आपका चरी कहलाता था और एक कर आपका घड़ी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चरी और घड़ी, घड़ी जो है घरों पर लगने वाला कर था और चरी जो है वह चारागाहों पर और दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम भू राजस्व के प्रशासन के विषय में आपको बताएं। सैन्य प्रशासन कैसा था, न्याय प्रशासन कैसा था, ठीक है, और भू राजस्व प्रशासन कैसा था, प्रांतीय अधिकारी कैसे थे और केंद्रीय अधिकारी कैसे थे, गांव का प्रशासन कैसा था। ठीक है, खालसा भूमि, ज़्यादातर खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि खालसा भूमि को में वृद्धि कर दी, यानी कि लोगों को जो मिल्क के रूप में, इनाम के रूप में, वक्फ के रूप में ज़मीनें दी जाती थी उसको अलाउद्दीन ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, और सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था इक्ता के रूप में उसको भी अलाउद्दीन ने बंद करवाया और उनको नगद वेतन देने की व्यवस्था करवाई। ठीक है, लेकिन इसको आगे के सुल्तानों ने छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन समाप्त होता है उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जब आता है उसने खट से क्या किया, मशाहत के को छोड़कर बटाई प्रणाली अख्तियार कर लिया। ठीक है, जो भू राजस्व था 50% से घटाकर 1/3 कर दिया। ठीक है, और सैनिकों को पुनः वंशानुगत रूप में लाने का सर्वाधिक श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता था। ठीक है, वह एक अयोग्य शासक था और उसके अंदर सुल्तान के गुणों का नितांत अभाव था, इसीलिए कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने कोई नवीन विजय नहीं की। ठीक है, और उसको क्या है, लोगों को प्रसन्न करने के आधार पर, यानी कि उलेमा वर्ग भी प्रसन्न रहे, अमीर वर्ग भी प्रसन्न रहे, इसलिए उसने क्या किया, वंशानुगत आधार पर सैन्य व्यवस्था को कायम रखा। ठीक है, और उसके काल में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया और यहीं से सल्तनत का पतन भी प्रारंभ होता है। जब कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि सल्तनत का पतन किस सुल्तान से प्रारंभ होता तो आप फिरोज शाह तुगलक लगाइए। ठीक है, अब इसके बाद प्रशासन के बाद आप ऐसा करिए, अब यहाँ की अर्थव्यवस्था या समाज के विषय में बहुत ज़्यादा इससे पूछे जाने की संभावना नहीं रहती। अभी हम राजनीतिक क्षेत्र में ही देखते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से सल्तनत युग में ही, ठीक है, नवीन राज्यों का उदय होता है। ठीक है, कौन कौन से राज्य नए बनते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा मैं अब अगले लेक्चर में करूँगा और आज आप प्रशासन तक ही पढ़िए। आप लोग इसको एक बार दोहरा लीजिएगा। ठीक है, एक बार 2 बार दिमाग में आ जाएगा, बैठ जाएगा कि कैसे प्रशासन किया जाता था या उनके प्रमुख अधिकारियों का क्या नाम रहता था, उनके विभागों का क्या नाम रहता था। ये एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर आप मुझसे मुलाकात करिए, बातें करिए। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ साथ शुभ रात्रि और शुभ रात्रि कहते हैं।